हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पिछले क्लास में मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि मेनली उसके दो पार्ट होते हैं। जनरली जीवों के अंदर पाए जाने वाले सभी अणु जैव अणु कहलाते हैं और उनके अंदर हम लोग जान रहे थे कार्बोहाइड्रेट को मेनली दो भागों में बांटा था, एक शर्करा वाले और एक अशर्करा वाले पार्ट। तो अशर्करा वाले पार्ट में हम लोग देखना स्टार्ट किए थे और उनमें पहला हम लोग देखे थे मोनोसेक्राइड को। किसे देखा था हम लोगों ने? मोनोसेक्राइड्स को। मोनोसेक्राइड्स को देखा था। मोनोसेक्राइड के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोनोसेक्राइड के अंदर मिनिमम जो होगा 3 कार्बन परमाणु वाले होंगे और जब 3 वाले होंगे तो उसे कहा जाता था ट्राइओज। क्या कहते थे हम लोग? ट्राइओज कहते थे, जिसमें 3 कार्बन वाले होते थे। और हम उसका क्या क्या कहते थे? टेट्रोज। तो टेट्रोज किसे कहते थे? जिनके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती थी? 4 कार्बन होते थे। उसके बाद पेंटोज, जिसके अंदर कितने होते थे? 5 कार्बन परमाणु होते थे। उसके बाद हम लोग देखा था हेक्सोज, जिनके अंदर कार्बन परमाणु कितने होते थे? 6 होते थे। मैंने एक और बात बताई थी आप लोग को कि हेक्सोज वाला जो सीरीज है वह सबसे ज्यादा पाया जाता है, सामान्य रूप से हमें मिलता है। जैसे इसको बनाने का भी नियम बताया था हम लोगों ने कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2O इस फॉर्मूला पे रख के हमें बनाना होता है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा पिछले क्लास में कर ली थी। ठीक है, अब जानना है इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो मोनोसेक्राइड में 5 हाइड्रोक्सिल समूह रहते हैं। कितने समूह रहते हैं? 5 हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह रहते हैं। अब हाइड्रोक्सिल समूह रहेंगे तो कंफर्म है 5 हाइड्रोक्सिल समूह है, तो ये पूरी तरह से इसको बांध के रखेगा, पैक करके रखेगा। और इसके साथ एक और रहेगा कि एक एल्डिहाइड ग्रुप भी रहेगा इसके साथ। क्या रहेगा? एक एल्डिहाइड ग्रुप भी रहेगा। बात समझ में आ रही है? एक एल्डिहाइड ग्रुप और 5 आपका हाइड्रोक्सिल अर्थात कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, यानी हाइड्रोक्साइड वाला ग्रुप अर्थात ये OH वाला ग्रुप है। ठीक है, और ये जो होगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये कौन सा होगा? COH वाला ग्रुप। ठीक है, ये आपके मिलेंगे कितने? ये मिलेंगे 1 और ये मिलेंगे 5। और ये मिलके पूरे को पैक करके रखते हैं किसे? आपका मोनोसेक्राइड को। मोनोसेक्राइड सबसे सरलतम आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, और इनकी जो संरचना बनती है, संरचना इनकी दो तरह से बनेगी। एक सरल रेखा में भी बन सकती है, सरल रेखा में बन सकती है, और दूसरा आपका सरल रेखा में चाहे तो बन सकती है, दूसरा चाहे तो सर्कल रूप में अर्थात श्रृंखला के रूप में भी बन सकती है। श्रृंखला के रूप में भी बन सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि इनके समूह बनेंगे कैसे। इनको जरा देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। पहले हम बात कर लेते हैं सरल रेखा की, मतलब सीधी रूप में कैसे बनेगी। तो मान लीजिए कि 6 कार्बन परमाणु को हम लोग लेते हैं। कितने को लेते हैं? 6 को। 6 को लेते हैं हम लोग। तो देखिए, 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया आपका। क्लियर है आप लोग को? अब 5 कार्बन हो गए तो अब आपको क्या करना है? पहले आपको 6 हो गए टोटल है। अब 6 में से 5 कार्बोक्सिलिक समूह को जोड़िए। तो एक हो गया आपका OH, 2H हो गया, ये तीसरा OH हो गया, ये चौथा OH हो गया आपका, ये पांचवा OH हो गया। बोलिए क्लियर है आप लोग को? ये ग्लूकोज का बना रहे हम। तो 5 आपका OH हो गया। अब 5 OH के बाद आपका बच जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन ग्रुप बच जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप में कैसे बनेगा? तो इसमें आपका हो जाएगा आपका एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। क्लियर? ये एल्डिहाइड ग्रुप भी बन गया आपका। अब क्या करना है? जितना स्पेस बचता है सब में हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन को जोड़िए फटाफट। यहां पे जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका 4 सर्कल पूरा है। तो यह बन जाएगा आपका क्या? ग्लूकोज का सूत्र। यह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका।
कौन सा ग्लूकोज का? तो ये है आपका डी ग्लूकोज का, ठीक है, अर्थात ग्लूकोज डी कहते हैं ना हम लोग जी, ग्लूकोज डी। तो इनका स्ट्रक्चर बन गया, जिसके अंदर क्या मिलेंगे हमें? 5 हाइड्रोक्सिल मिलेगा समूह। तो देखिए एक, नामकरण करते, काउंटिंग लिखते हैं, देखिए जहां से जुड़ा रहता है वहां से काउंटिंग करते हैं हम लोग। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कितने हो गए आपके पास? 5 हाइड्रोक्सिल हो गए आपके। मैं इसको लगा देता हूं, ये ज्यादातर आसानी समझ में आएगा। क्लियर है आप लोगों को? 5 हाइड्रोक्सिल समूह हो गए। और लास्ट में जरा सा गौर कीजिए, तो ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और बाकी आपके कार्बन परमाणु हो गए। तो आसानी से आप चाहे तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं इजी वे से। अब बात आती है कि अगर मैंने तो कहा कि इसे सरल रेखा में बना सकते हैं, और चाहे तो श्रृंखला में या बंद आकृति में भी बना सकते हैं। तो मैंने श्रृंखला में तो बना दिया आपको, सॉरी सरल रेखा में तो बना दिया, और सरल रेखा में बिल्कुल इजी भी था, आसानी से आप भी बना लेंगे। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि आपको दिक्कत आती है सर्कल बनाने में, कि जब सर्कल बनेगा, मतलब कि एक घेरे, एक बंद आकृति में जब इसकी आकृति बनेगी तो कैसे बनेगी। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इजी तरीके से आप उसे बना सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें चेंज करना है बस। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जो आपको देखना है ऑक्सीजन दिख रहा है ना आपको, इस ऑक्सीजन को क्या करना है, इस पहले वाले कार्बन परमाणु के साथ सिर्फ अटैच कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या बन जाएगा? रिंग का फॉर्म ले लेगा। चलिए देखते ऊपर बनाते हैं हम आपको फोटो, देखिए। बनाना इजी है, लेकिन उसे अगर समझ में आएगा तो बनाना आपके लिए इजी होगा, न समझ में आएगा तो फिर वही बात होगी कि हार्ड लगेगा। देख लिए सर ने बना लिया, हमने उतार लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका CH2OH, यहाँ पे आपका H एडजस्ट कर लेगा, हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आपका एक C है, एक C यहाँ पे रहेगा ना, जितना पॉइंट है सभी पे C है आपका, एक एक सभी पॉइंट पे C है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच हुआ है बस, बाकी सभी जगह पे C है। तो कितने हो गए? 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 5C हो गए आपके। और ये 5C होने का मतलब है कि एक कार्बन को रिप्लेस करके मैंने वहां पे क्या क्या डाल दिया? ऑक्सीजन को डाल दिया। अब बाकी सबके साथ आप क्या कर लीजिए? अटैचमेंट कर लीजिए। यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड जुटेगा, OH जुटेगा, ठीक है। और एक कार्बन है तो एक हाइड्रोजन भी जुटेगा इसके साथ में। अब कितना हो गया? ये 2 बाहर निकल गया, 2 दोनों तरफ से जुट गया। फिर यहाँ पे सेम चीजें होंगी, एक OH जुटेगा, एक हाइड्रोजन जुटेगा। फिर यहाँ पर भी सेम चीज, एक OH जुटेगा और एक हाइड्रोजन जुटेगा। और फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ भी एक OH जुटेगा और एक हाइड्रोजन जुटेगा। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। OH कितने मिल गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए। हाइड्रोक्साइड कितने मिल गए आपको? 5 मिल गए। ध्यान समझिए, एक ये रहेगा आपका, ये 2, ये आपका 3, और ये हाइड्रोक्साइड 4, और ये हाइड्रोक्साइड 5, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर क्या हो गया? 5 हो गया आपके पास, ठीक है। यानी कि 5 आपका हाइड्रोक्साइड हो गया, और 5 हाइड्रोक्साइड के बॉन्ड के साथ ये बनके आपका हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर ये क्लियर है तो समझ लीजिए कि ये आपका बन गया। पहला चीज है कि आप इसे श्रृंखला में, सॉरी सीधी रेखा में बना सकते हैं, पहला। और दूसरी चीज है कि आप चाहे तो उसे सर्कल के रूप में भी बना सकते हैं। क्लियर है? तो 2 चीजें आपको क्लियर हो गई कि मोनोसेक्राइड किस रूप में होता है। तो मोनोसेक्राइड के अलग अलग वर्जन हमने बताया, और मिनिमम मैंने बताया 3। ज्यादातर पाया जाने वाला हेक्सोज होता है, जिनके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है। इनका मैंने बताया कि ये हाइड्रोक्सिल समूह, इसके अंदर 5 होंगे, और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। ये सरल रेखा में और श्रृंखला के रूप में, मतलब कि सर्कल के रूप में बना सकते हैं। ये सरल रेखा में ऐसे बनेंगे इस रूप में, और इसके रूप में आपका अगर देखा जाए तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं? सर्कल भी चाहे तो बना सकते हैं। आशा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा कि मोनोसेक्राइड कैसे बनता है। अब हम लोग जानेंगे आगे। अब बात आती है डाइसेक्राइड की। हमने मोनोसेक्राइड देख लिया, अब मोनोसेक्राइड के बाद बात आती है डाइसेक्राइड्स की। डाइसेक्राइड्स की, तो डाइसेक्राइड क्या होते हैं भाई? तो डाइसेक्राइड के अंदर वही होते हैं जो एक बार टूटेगा, मतलब
जल अपघटन की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी? जल अपघटन की क्रिया से जो आपका डाइसेक्राइड टूटेगा और टूट के किस में बदलेगा? मोनोसैक्राइड्स में बदलेगा। ठीक है, अर्थात कि जल अपघटन विधि के द्वारा डाइसेक्राइड क्या होता है कि टूटेगा और टूट के फिर मोनोसेक्राइड में बनेगा, और मोनोसेक्राइड में आने के बाद फिर फॉर्मूला जो होगा स्ट्रक्चर उसी रूप में हो जाएगा आपका, आसानी से कर लेंगे। क्या होता है कि डाइसेक्राइड के अगर एग्जांपल में देखें तो गन्ना हो जाएगा। गन्ना का जो जूस है, गन्ना का जो जूस है उसमें क्या पाया जाता है? आपका डाइसेक्राइड पाया जाता है, अर्थात कि गन्ना का जो शक्कर हमें प्राप्त होगा, गन्ना का जो आपका गन्ना से जो हमें शर्करा प्राप्त होगा, यह शर्करा क्या कहलाएगा? यह शर्करा कहलाएगा आपका डाइसेक्राइड्स। अब देखिएगा गन्ने का जो आपका शर्करा आपको प्राप्त होता है उसमें मीठापन थोड़ा सा कम होता है, मिठास आपका अलग अलग लेवल का भी होता है। एक होता है बिल्कुल एकदम तीखा मीठा होता है, यानी पूरा मीठा होता है ज्यादा होने के लिए, तो आपका स्वीट पॉइजन भी आता है जो मीठा इतना ज्यादा होता है कि उससे आदमी की जान चली जाती है, स्वीट पॉइजन एक आता है। ठीक है, स्वीट पॉइजन होता है तो स्वीट पॉइजन से भी आदमी मर जाता है, मतलब समझिए मीठापन से मर जाता है। आप अगर सुक्रोज की शर्करा की मात्रा भी लीजिए धीरे धीरे तो सुक्रोज को भी आपका नॉर्मल स्वीट पॉइजन ही कहा जाता है। सुक्रोज अर्थात शर्करा को भी, शर्करा को भी नॉर्मल आपका स्वीट पॉइजन ही कहा जाता है, सामान्य नाम इसका स्वीट पॉइजन ही है। अगर थोड़ा थोड़ा लेते रहिए आप, और आपका एज ज्यादा, अगर मात्रा ज्यादा हो गई तो आपके बॉडी के अंदर वो भी पॉइजन का काम करेगा, डायबिटीज बनाएगा और फिर आपकी प्रॉब्लम सेम हो जाएगी। ठीक है, तो गन्ना के जूस से जो शर्करा प्राप्त होता है आपका डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है। ठीक है, इसके अलावा क्या आपका मल्टोज है, मल्टोज है, या मल्टोज शर्करा जो है यह भी एक प्रकार का डाइसेक्राइड है, मल्टोज शर्करा। इसके अलावा जो दूध में हमें प्राप्त होती है, दूध में जो हमें प्राप्त होती है लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा या लैक्टोज शर्करा भी क्या हमारा है? ये हमारा डाइसेक्राइड भी है। एग्जाम में आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे कि कौन डाइसेक्राइड है कौन मोनोसेक्राइड है, पहचान लीजिएगा। ग्लूकोज डी मोनोसेक्राइड था, ठीक है, गन्ना का जूस डाइसेक्राइड है, माल्टोज शर्करा या दूध से प्राप्त होने वाला लैक्टोज शर्करा ये क्या आपका डाइसेक्राइड के फॉर्मेशन में आता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए क्लियर है, तो अब आगे जानेंगे हम लोग और इसके शर्करा के एक और वैरायटी को हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब क्या है कि अब आता है अगला अगला आता है एक और पॉइंट, एलिगोसेक्राइड्स। एलिगोसेक्राइड्स ये भी सेम चीज है कि ये भी टूटेगा किससे? जल अपघटन विधि से, जल अपघटन विधि से ये भी आपका टूटेगा। और जल अपघटन विधि से जब टूटेगा तो जनरली इसमें 3 और 6 कार्बन परमाणु वाले, 3 या 6 कार्बन परमाणु वाले आपको क्या मिलेंगे? आपका सेक्राइड्स मिलेंगे। क्लियर है? 3 से 6 कार्बन परमाणु वाले क्या मिलेंगे? सेक्राइड मिलेंगे। अब 3 से 6 का मतलब अगर 3 मिला, 3 वाला मिला, 3 कार्बन परमाणु वाला मिला तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइओज कहेंगे, ट्राइओज। और ये ट्राइओज क्या करेगा? ट्राइओज अगर टूटेगा तो फिर 3 मोनोसेक्राइड बनाएगा। कितना मोनोसेक्राइड बनाएगा? 3 मोनोसेक्राइड्स बनाएगा, सेक्राइड्स। ठीक है, 3 मोनोसेक्राइड्स बनाएंगे। वही अगर 4 कार्बन परमाणु वाला टेट्रा अगर टूटे तो 4 मोनोसेक्राइड बनेगा। अगर आपका पेंटा टूटे तो 5 मोनोसेक्राइड बनेगा। अर्थात जितना अगर टूट जाए, पहले तो जल अपघटन विधि से एलिगोसेक्राइड टूटेगा 3 से 6 कार्बन परमाणु वाले में, उसके बाद वह जितना परमाणु वाला टूटेगा उतना ज्यादा आपके मोनोसेक्राइड्स निकलेंगे। क्लियर है? अब क्या होती है कि इसके अंदर भी आपका एलिगोसेक्राइड्स के अंदर भी 2 प्रकार के आपको एलिगोसेक्राइड्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो होता है आपका ट्राइसेक्राइड वाला जो भी बताया, ट्राइसेक्राइड जिनसे टूटेगा तो 3 आपका करेगा, और एक होता है कि 4 यानी कि टेट्रासेक्राइड्स जिसके अंदर टूटेगा तो 4 मोनोसेक्राइड्स बनेंगे। याद रखेंगे इसे आप लोग। ठीक है, एलिगोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स
दोनों के अंदर आपके जल अपघटन विधि से टूटने से मोनोसेक्राइड बनते हैं, लेकिन इसका फिक्स नहीं है, कोई भी टूटेगा कुछ भी बनेगा। लेकिन मोनोसेक्राइड का फिक्स है कि 3 से 6 कार्बन परमाणु वाले ही टूटेंगे और प्रत्येक से फिर मोनोसेक्राइड बनेगा। और यह पूरी मोनोसेक्राइड जो बनेगी तो इससे क्या होगा, फिर स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, इस वजह से इसे एलिगोसेक्राइड कहते हैं। क्लियर है? तो हमने 4 प्रकार अभी तक जान लिए, 3 प्रकार, एक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और एलिगोसेक्राइड। अब जानते हैं हम लोग बहुशर्करा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेक्राइड्स हमें प्राप्त होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो बहुशर्करा में मेन चीजें क्या हो जाती है? बहुशर्करा, बहुशर्करा में क्या हो जाती है, जब 6 कार्बन परमाणु से ज्यादा प्राप्त हो, 6 कार्बन परमाणु से ज्यादा प्राप्त हो, यानी कि जो आपको सैकराइड्स प्राप्त हो उसमें 6 कार्बन परमाणु से ज्यादा हो। अभी तक 6 तक था आपका एलिगोसेक्राइड्स, 6 से नीचे था आपका क्या, डाइसेक्राइड्स। आज जब 6 से ऊपर बढ़ेगा तो वह क्या कहलाएगा, बहुशर्करा, जिसके अंदर मोनोसेक्राइड जो मिलेंगे 6 कार्बन परमाणु से ज्यादा मिलेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, बहुशर्करा। जब आपका 3 6 से कम मिले तो डाइसेक्राइड्स, अगर 3 से 6 तक मिले तो एलिगोसेक्राइड्स, और 6 से ऊपर मिले तो बहुशर्करा यानी कि मल्टीसेक्राइड्स। क्लियर है फ्रेंड्स? मतलब ये 4 प्रकार के जान लिए, मोनो, डाई, एलिगो और बहुशर्करा। कितने प्रकार जान लिए? कुल 4 प्रकार जान लिए, जिनके अंदर क्या होते हैं, अशर्करा वाले जो होते हैं, या कुल मिला के 4 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो अब जान लेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटी के बारे में, कि हमें कार्बोहाइड्रेट हमें फायदा क्या देती है। हमने चारों उसके बारे में जान लिया, सेक्राइड्स के बारे में जान लिया, इसके कार्बोहाइड्रेट के। अब जानना है इनके क्वालिटी के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए फायदेमंद किस रूप में है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य यानी कि काम क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो पहला नंबर काम करेगा कि बॉडी में जितनी टूटी फूटी चीजें होगी ना उसकी मरम्मत करेगा, जितनी भी टूटी फूटी चीजें होंगी उनकी मरम्मत, टूटी फूटी भागों का मरम्मत करती है। पहला काम होगा कि बॉडी के अंदर जितना टूटा फूटा चीज होगा उसका मरम्मत करने का जिम्मेवारी किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का। समझिए कि मैकेनिक है ये, कि बॉडी के अंदर कुछ भी होगा तो भाई किसको लेकर पहुंचो, कार्बोहाइड्रेट को लेकर पहुंचो, पहला काम। दूसरे काम की अगर बात कीजिएगा तो ग्लूकोज का सबसे बड़ा रोल जो होता है, सबसे बड़ा रोल कहां पे मिलेगा हमें, सबसे बड़ा रोल देखने को हमें मिलेगा श्वसन क्रिया में। किस क्रिया में, श्वसन क्रिया में। क्योंकि श्वसन क्रिया में क्या होता है कि ये ग्लूकोज रहेगा, ये कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, और इसी ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या करेंगे, आपके बॉडी के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। तो आपके शरीर में ऊर्जा के मेन स्रोत के रूप में अगर बात कीजिएगा तो ग्लूकोज होता है। तो मेन रोल तो इसका यहाँ पे हो जाता है, कहाँ पे, श्वसन क्रिया में। क्योंकि श्वसन क्रिया को मंद दहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंद दहन भी। और इसमें जलने के बाद क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, और जलने के बाद हमें क्या देता है, हमें देता है ऊर्जा। हमें क्या प्राप्त होती है, इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा प्राप्त के लिए हमें क्या जरूरी होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा हो गया। तीसरा अगर देखिएगा तो ये ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होगा। ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर संचित हो जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। क्लियर है? ये पहला नंबर तो ये था कि आपको टूटे फूटे की मरम्मत करेगा, श्वसन क्रिया मदद करेगा। अब क्या है कि जितना ग्लाइकोजन के फॉर्म में टूटेगा तो ये स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा,
ये तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा क्या करता है ये पेशियों में, ठीक है, ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर संचित हो जाता है। तो संचित होने का दो जगह आपका, ये भी समझ लीजिए पहले, संचित होने का दो जगह, एक तो आपका यकृत के पास, यकृत में संचित हो जाएगा, नहीं तो दूसरा जगह इसका कौन सा है, पेशी है, पेशी में संचित होगा। यानी यकृत में या पेशी में, दोनों रूप में संचित हो सकता है, ठीक है। अगर अधिक मात्रा हो, अधिक मात्रा होने पर यह वसा के रूप में भी रुक जाएगा, होने पर वो वसा के रूप में संचित हो जाता है, वसा के रूप में संचित होता है। और यह वसा के रूप में जब संचित हो जाएगा, उस कंडीशन में आपको गर्मी की कमी होगी, यानी गर्मी का आभास कम होगा, गर्मी का आभास कम होगा आपको। लेकिन इसके फायदे और घाटे दोनों हैं। ये तो मैंने गर्मी का आभास कम होगा, मैंने आपको एक फायदा बताया, लेकिन इसका घाटा भी है कि ज्यादा अगर स्टोर हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगी, उस कंडीशन में आपकी सांस भी रुक सकती है। तो जितना बड़ा फायदा है उससे कहीं बड़ा घाटा भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपके। और देखिए, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी के अंदर होता है उसके रूप में भी ये काम करता है। किसके रूप में, ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में रक्त शर्करा के रूप में भ्रमण करता है, शर्करा के रूप में भ्रमण करता है, ठीक है। ये ब्लड शर्करा के रूप में पूरे बॉडी में भ्रमण करेगा, ये भी एक भी काम है इसका। इसके अलावा काम की अगर बात की तो ये सबसे बड़ी काम है कि ऊर्जा मुक्ति देती है आपके बॉडी के अंदर, ऊर्जा मुक्ति का कार्य है। तो मुख्य रूप से देखिएगा तो ये सभी कार्य किसके हैं, कार्बोहाइड्रेट के काम है। पहला नंबर तो काम क्या है कि टूटी फूटी चीजों को ये मरम्मत करेगा। उसके बाद ग्लूकोज का सबसे बड़ा रोल होगा कि ये श्वसन क्रिया करेगा, मंथन करेगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर संचित होगा। और ग्लाइकोजन दोनों जगह होंगे, यकृत में भी और पेशी ऊतक में भी। एग्जाम में पूछ देता है कि कहाँ पे स्टोर होगा, तो ध्यान रखिएगा यकृत में भी और पेशी में भी। उसके बाद अगर बात की जाए कि अधिक मात्रा हो जाएगा तो ये वसा के रूप में भी संचित हो सकता है। वसा के रूप में संचित होगा तो हमारे लिए फायदेमंद भी है और घाटे भी है। तो फायदेमंद ये है कि ठंडी के दिनों में गर्मी का कम आभास, सॉरी, ठंडी के दिनों में गर्मी का हमें आभास कराएगा, मतलब ठंड हमें कम लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा हो जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन करने में समस्या होगी और उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। उसका क्या कह रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन में रक्त शर्करा के रूप में भी भ्रमण करता है, आपके पूरे बॉडी में भी मूव करेगा, क्योंकि जब भोजन पचेगा तो अवशोषित होकर आपका ब्लड में जाएगा और वही तो ब्लड आपको सभी सेल तक लेके जाएगा। तो यह पूरे बॉडी के अंदर भी मूवमेंट करने में मेन रोल करता है। और सबसे बड़ा रोल इसका हो जाता है कि ऊर्जा मुक्ति करेगा, यानी कि बॉडी के अंदर क्या देगा, हमें एनर्जी देगा। आशा फ्रेंड्स की कार्बोहाइड्रेट की टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलते अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और आगे। लेकिन थोड़ा सा और जान लीजिए इसके बारे में कि बहुत शर्करा में कुछ चीजें कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देती है। बहुत शर्करा है उसके एग्जाम्पल पूछ देते कि कौन कौन है, तो एग्जाम में कभी कभी याद रखिएगा उसका कि बहुत शर्करा के अंदर ही आपका आता है स्टार्च, ठीक है। इसी के अंदर आता है आपका सेलुलोज। सेलुलोज आप लोग नाम सुने होंगे कि यह कोशिका भित्ति के रूप में जो तैयार होता है यह सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज क्या होता है आपका, बहुत शर्करा होता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन किसके अंदर आएगा, ग्लाइकोजन भी आपका बहुत शर्करा के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी के सभी बहुत शर्करा में आते हैं, ठीक है। और अलग अलग रूप में इसके इस्तेमाल होते हैं। सेलुलोज सामान्य रूप से इतना ज्यादा हार्ड आपका शर्करा होता है जो सामान्यतः हमारे बॉडी के अंदर पचता ही नहीं है। वह सामान्य तौर से सेलुलोज कहाँ पचेगा, सेलुलोज सामान्यतः जो शाकाहारी जीव है जिनकी आंत जो होती है लंबी होती है, आमाशय जिनकी लंबी होती है, जितने भी रूमिनेंट्स जीव होते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर पचता है। इनका हम लोग रुक्षांश के रूप में खाते हैं और बिना पचे ही शरीर से बाहर चला जाता है,
ठीक है, स्टार्च भी हार्ड होता है और ग्लाइकोजन भी हार्ड होता है। यानी कि समझ लीजिए सीधी बात कि बहुत शर्करा वाले आइटम हमारे बॉडी के अंदर सामान्यतः पचते नहीं है। ये हमारे बॉडी के अंदर अगर टूट के जाए तो पचेंगे, लेकिन अगर टूटे नहीं, बिना टूटे अगर यूज करें तो फिर ये पचना नामुमकिन है लगभग लगभग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत शर्करा के एग्जाम्पल कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता है। मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।